Good afternoon, everyone. मेरी आवाज़ आ रही है बबली? Am I audible? So, good afternoon, everyone. I hope I am audible. So, today's module is about electric heating. So, first and second module we have covered about electric drives. Second module was about electrical traction system, and in that we have studied about tractive effort, calculating tractive effort, different types of uh, selection of traction motors depending upon the site of the traction load. So we have studied that. So today's topic is about electric heating. So as you have already seen, in case of thermal power plant, in case of gas power plant, ये सब जो जैसे तुम लोग ने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि वहाँ पर हम हीट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ combustion of a fuel, combustion of a gas, right? So this type of heating is how it is different from another type of heating. Heating दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है. Either it can be produced by combustion of some fuel, or it can be electrical heating. So all of you are aware of electrical heatings, the immersion rods in your home, the room heaters, the cooking stoves, electrical welding machines, melting of metals, tempering and hardening. इस टाइप के जितने भी मशीन्स यूज होते हैं तुम लोग के डे टू डे लाइफ में, तुम लोग ने देखा है वहाँ पर एक्चुअली वी सपोर्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग इन दैट केसेस. तो बेसिकली उसी इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में, द डिज़ाइनिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ना है कि जो हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज हीटिंग विद द हेल्प ऑफ अ कॉइल, और हीटिंग विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, हीटिंग विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. सो डिफरेंट कैटेगरीज जो होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग को डिवाइड किया गया है. ठीक है. हीटिंग इन इलेक्ट्रिकल केस कैन बी विद द हेल्प ऑफ हीटिंग ऑफ अ कॉइल. कॉइल के रेजिस्टेंस के हिसाब से वो हीट होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड विद कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन यू कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन. Okay, so this is about electrical heating, and why electrical heating are advantageous as compared to the heating with the help of other combustion fuels.
वी विल बी सीइंग इन दिस मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने बताया कि हीटिंग जो है वो कंबशन ऑफ फ्यूल के हेल्प से भी किया जा सकता है। यानी कि अगर तुम थर्मल पावर प्लांट याद करो या गैस पावर प्लांट याद करो तो वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग होती है। हम थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम कोल का कंबशन करते हैं, या गैस पावर प्लांट में गैस का कंबशन करते हैं। तो कंबशन इज वन टाइप ऑफ हीटिंग। एंड इलेक्ट्रिकल हीटिंग, द हीटिंग इफ यू सी ऑफ योर राइस कुकर में हीटिंग होती है, देन इंडक्शन स्टोव्स में हीटिंग होती है, देन इमर्शन रॉड्स में हीटिंग होती है। दीज हीटिंग आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग विच आर डिफरेंट फ्रॉम कंबशन। So this is what we have to study in this module। किस तरीके के हीटिंग के जो डिज़ाइन किए जाते हैं कॉइल्स, उनका डिज़ाइन हम किस तरीके से, कितना लेंथ होना चाहिए, कितना डायमीटर होना चाहिए, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, अलग अलग टाइप की हीटिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से कैसे होती है, वही सब हम लोग को इस मॉड्यूल में जानना है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। Heat plays a major role in everyday life. All heating requirements in domestic purpose such as cooking, room heater, immersion water heaters, electric toasters, etc., welding machines, melting of metals, tempering, hardening and drying can be met easily by electrical heating over the other forms of conventional heating. Heat and electricity are interchangeable। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंटरचेंजेबल, यानी कि हीट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एज वेल एज इफ यू आर passing a current through a coil, the coil gets heated up and you will see the increase in temperature। तो ये दोनों चीज़ जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, वो इंटरचेंजेबल होती है। हीट ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग द current through material to be heated। This is called electrical heating या electric heating। So whenever a current is passed through a metal, through a metallic conductor, so it will increase the temperature of the metallic conductor, and that is what electrical heating is about। There are various methods of heating a material, but electric method heating is considered as superior compared to heat produced by coal, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, तो हीटिंग हम लोग कंबशन से भी कर सकते हैं, कोयले को जला करके कर सकते हैं, एंड देयर आर अदर मेथड्स, बट इफ़िशियंसी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की सुपीरियर होती है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग मोस्ट ऑफ द होम अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग? द वेरियस एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग ओवर अदर टाइप्स आर, फर्स्ट इट इज़ इकोनॉमिकल। सी इफ यू अगर तुम कोयला, ऑफ कोर्स इन झारखंड कोल इज लाइक अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट इज अवेलेबल इन ब्लैक, सो यू आर बीइंग एबल टू यूज कोल एज अ फॉर्म ऑफ हीटिंग in case of winters or for your cooking purpose and all। But if you ask otherwise, if you have to buy the coal on that amount, so it will never be economical with, as if you compare it to the electricity what you are getting in your house। ठीक है, so that is why economical, first advantage is economical। Electric heating equipment is cheaper, they do not require much skilled persons, therefore maintenance cost is less। Cleanliness, if you burn the coal, then there will be ash produced out of the coal, there will be dust out of the coal, so there is no point of any dirt and any ashes in case of electrical heating as compared to heating of through combustion। Pollution free, ease of control। What is ease of control? In this heating, temperature can be controlled and regulated accurately either manually or automatically। if you talk about your ovens, घर में किसी किसी के माइक्रोवेव होगा, ओवन होगा, तो यू सी कि वहाँ पर एक पीआईडी कंट्रोलर लगा रहता है, और कंट्रोलर से जैसे ही टेम्परेचर, यू फिक्स द टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, सो एज द टेम्परेचर राइजेस टू दैट लेवल फॉर 2 मिनट्स वो उस टेम्परेचर पे रहेगा, उसके बाद अपने आप जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है। सो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल
and to regulate in case of electrical heating, whereas in case of combustion it is not under control and not being regulated. Fifth is uniform heating. With electric heating, the substance can be heated uniformly throughout, whether it may be conducting or non-conducting material. In non-electric heating, only 40 to 60% of heat is utilized, but in electrical heating, 75 to 100% of the heat can be successfully utilized. Therefore, the efficiency of this type of heating is very high, right? Because if you burn the coal, or if the combustion of oil happens, combustion of gas happens, so there are many raw materials जो कि वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा आफ्टर द कंबशन. लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट कैन बी सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड फॉर वॉट एवर रीजन इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है. सेवेंथ इज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. Protection against overcurrent or overheating can be provided in case of fast using control devices. तो मैंने जैसे ऊपर बताया यहाँ पर कि ease of control रहता है, वैसे ही यहाँ पर हम फ्यूज़ लगा करके, वैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लगा करके हम सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं in case of electrical heating. Heating of non-conducting material is also possible in case of electrical heating. Heat developed in non-conducting materials such as wood or porcelain is possible only through the electric heating. Better working condition. No irritating noise is produced with electrical heating, and also radiating losses are low. Less floor area due to compactness of electric furnaces. Floor area required is less. High temperature can be obtained by the electrical heating except the ability of the material to withstand the heat. Obviously जहाँ पर भी हम use कर रहे हैं the electrical heating is capable of having a very high temperature for the ability of the material which can withstand that amount of heat. Safety. It is electrical heating is quite safe as compared to other combustions and heating. So you have already studied in your lower grade classes कि mode of transfer of heat जो होता है वो 3 मोड होता है. एक conduction हो गया, दूसरा convection हो गया, तीसरा radiation हो गया. Any one of you, if you can tell me what is the difference between all these 3 type of modes? Anyone? So the transmission of the heat energy from one body to another because of temperature gradient takes place by these 3 modes of heat transfer. So first is conduction, second is convection, and third is radiation. So you must be already knowing that in conduction and convection the heat transfers from one part of the surface to the other part of the surface. But the difference is what? In conduction, the molecules or the part of the substance, it does not move. The movement of the molecule does not happen. लेकिन convection में the movement of the molecules happen. ठीक है. तो दोनों में radiation is of course a different thing. radiation के through हम heat को transfer करते हैं. There is no contact between the two materials. But कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में देर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सब्सटेंस. ठीक है. हीट इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर. मतलब T1 और T2 में कितना हाई अमाउंट ऑफ डिफरेंस है उसके बेसिस पे हमारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है. सॉलिड सब्सटेंसेस में कंडक्शन होता है. सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे मेटल हो गया, कंडक्टिंग मटेरियल हो गया. तो सॉलिड सब्सटेंसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डू नॉट मूव बट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू अदर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस. सो दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड कंडक्शन. So the amount of heat
passed through a cubic body with parallel faces with thickness. Just imagine of a cubic body with 6 faces, and each face is parallel to each other, with a thickness of t meters, having a cross sectional area of a square meters. And the temperature of its two faces are, एक का टेम्परेचर है TIC और दूसरा का टेम्परेचर है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, TI डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग T आवर्स इज गिवन बाई, मतलब एक तुम्हारा एक क्यूबिक बॉडी है जिसमें एक फेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरे फेस का टेम्परेचर T2 है, तो अमाउंट ऑफ हीट पास्ड थ्रू दिस बॉडी will be equal to this equation, which is given by Q is equal to Ka divided by T1 minus T2 into T is the hours जिसमें ये total heat जो है वो ट्रांसफर होगा. कैपिटल T is the time in hours, जितने टाइम में ये जो हीट है, Q amount of heat will be transferred from T1 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस जहाँ पर जिसका टेम्परेचर T1 है टू T2, राइट. K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द मटेरियल एंड इट इज मेजर्ड इन मेगा जूल पर मीटर क्यूब पर डिग्री पर आवर. ठीक है. सो refractory heating या heating of insulating material is an example of conduction where the molecules of the substance does not move itself, but the heat is being transferred on the basis of temperature gradient between the body. कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बेसिस पे हीट जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. Second mode of heat transfer is convection. In this mode, the heat transfer takes place from one part to another part of the substance or fluid due to the actual motion of the molecules. So this is the basic difference between the two. कि कंडक्शन में एक्चुअल मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते बट कन्वेक्शन में एक्चुअल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ heat depends mainly on the difference of the fluid density at different temperature. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि molecules move कर रहे हैं, the rate at which the heat will get transferred from one part to the other part will depend upon the density of the fluid material also, in addition to the difference in temperature. Okay, so for example immersion water heater, उसमें क्या करते हैं, basically the molecules of the water is moving from the lower region to the upper region, right. जहाँ पर रॉड का जो lower portion होता है वहाँ पर पानी गर्म होना शुरू करता है and it transfer to the entire water of the bucket. तो that is an example of convection mode of heat transfer. The amount of heat absorbed by the water from heater through convection depends mainly upon the temperature of the heating element and also depends partly on the position of the heater. So heat dissipation given by the convection method is H equal to A into T1 minus T2 to the power B, where B, A and B are the constant whose value depend upon the heating surface, and T1 T2 are the temperature of heating element एंड द फ्लूइड. मतलब कि सपोज कि तुम इमर्शन रॉड डाल रहे हो तो T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर and T1 is the temperature of the immersion rod. So T1 is the temperature of the immersion rod और T2 क्या है, कितना डिफरेंस होगा दोनों में, उसके बेसिस पे हीट ट्रांसफर होगा. सो यू हैव सीन कि ठंड में जब पानी बहुत, किसी दिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, देन द amount of time which is taken to heat the element or transfer the heat from the immersion rod to the water is more, whereas if the water is at normal temperature, तो उस टाइम पे तुमको वाटर हीट करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी लेसर. सो साइंटिफिकली प्रूवन. रेडिएशन इज द थर्ड मेथड.
In this mode, the heat transfers from source to the substance to be heated without heating the medium in between, right? So radiation is what कि कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट द इमर्शन रॉड, तो कनेक्शन से हमारा वाटर जो है वो हीट हो रहा है, देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द हीटिंग एलिमेंट एंड द वाटर। बट रेडिएशन में बीच का जो मीडियम होता है वो अनइफेक्टेड रहता है, एंड देयर इज नो कनेक्शन व्हेन द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट। The heat transfer from source to the substance to be heated without heating the medium in between, it is dependent upon the surface of the medium, for example solar heaters. The rate of heat dissipation through radiation is given as Stephen's law. This is very important because whatever if the numericals come, तो इसी पर न्यूमेरिकल आता है इन केस ऑफ स्टीफेंस लॉ पे, इन केस ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। सो हीट डेसिपेशन इज गिवन एज H इज इक्वल टू 5.72 10 to the power 4 KE T1 by 1000 minus T2 by 1000 to the power 4 watt per meter square. Okay, so T1 is the temperature of the source in Kelvin. See, in case of electrical heating, always remember कि T1 और T2 तुमको हो सकता है प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में सेंटीग्रेड में दिया रहे, तुमको उसको केल्विन में चेंज करके यहाँ यूज़ करना है, बिकॉज ऑल अदर क्वांटिटीज आर इन जूल्स। ठीक है, जूल्स या मीटर SI यूनिट में है, तो इसलिए हमेशा तुमको टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करके यूज़ करना होगा। ठीक है, so T2 is the temperature of the substance to be heated in Kelvin, and K is the radiant efficiency, which is equal to K is equal to 1 for single element, K is equal to 0.5 to 0.8 for several element, and E is equal to emissivity which is equal to 1 for black body and will decrease for other elements, and is equal to 0.9 for resistance heating element. So from equation 4.1, the radiant heat is proportional to the difference of fourth power of temperature, so it is very efficient heating and at high temperature. ठीक है, तो तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज प्रपोर्शनल टू, हीट डिसिपेशन इज प्रपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये जो डिफरेंस है उसका मतलब अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो बिकॉज इट इज़ ऑफ पावर ऑफ 4, तो एक्चुअल डिफरेंस जो आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट डेसिपेट होगा बिकॉज द पावर हियर इज़ टू द पावर 4। ठीक है, सपोज इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ 20, तो सपोज दिस इज़ 200 एंड दिस इज़ 220, तो 200 टू द पावर 4 एंड 220 टू द पावर 4 के डिफरेंस में हीट डिसिपेशन हो रहा है। सो दैट इज़ वाई फॉर हायर टेम्परेचर ये जो एफिशिएंसी होती है ऑफ हीट डिसिपेशन इन केस ऑफ रेडिएंट हीटिंग इज़ वेरी हाई। Now what are the essential requirements of good heating element? Because you are using coils for heating purpose, actually क्या हो रहा है कि हम coil में electrical करंट पास करा रहे हैं, और ये करंट की वजह से हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो हीट अप हो रहा है और अपने हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। दिस इज़ द प्रोसेस। तो इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर। The materials used for heating elements should have the following properties. First is high specific resistance, high melting point and low temperature coefficient of resistance, यानी कि टेम्परेचर के साथ जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि बिकॉज यू आर यूजिंग दिस एलिमेंट एज फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा बार बार तो टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा, विच यू डू नॉट वांट। तो इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होना चाहिए शुड बी लो ऑफ रेजिस्टेंस, melting point should be high, and high specific resistance
so that small length of wire may be required to provide giving high amount of heat. ठीक है, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तुमको या ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर यूज़ करना पड़ेगा. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो L जो है वो कम भी होगा तो भी हमारा टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हीटिंग ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ वाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस should be high, melting point should be low, melting point should be high, and the temperature coefficient यानी कि the change of resistance with respect to temperature should be low. Change of resistance with respect to temperature should be low. For accurate temperature control, the variation of resistance with operating temperature should be low. This can be obtained only if the material has low temperature coefficient of resistance. Free from oxidation, because the current is passing through the conducting material, it gets oxidized. तुमने देखा होगा कि wherever there is a heating material उस पे एक कोटिंग जम जाती है, and this coating is because of oxidization of the material. ठीक है, with whatever element it is getting इन्वॉल्व, यानी पानी के साथ है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कहीं एयर के साथ भी ऑक्सीडेशन होता है. तो वट एवर मटीरियल इज गेटिंग हीटेड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो ये जो ऑक्सीडाइजेशन होता है इसकी वजह से उसकी जो हीटिंग कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. सो इट इज़ प्रिफरेबल कि जो भी कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, जो कि 100% इज़न्ट पॉसिबल. विद टाइम ऑक्सीडेशन होता ही है, इसीलिए मेंटेनेंस किया जाता है. जहाँ पर सपोज़ मतलब बहुत इस तरीके का कोई फैक्ट्री है जहाँ पे रेडिएशन से हीटिंग हम दे रहे हैं या रेडिएशन से कूलिंग हम दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है ओवन्स का, सो दैट कि जैसे कि मेडिकल फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पर स्टोर किया जाता है, जैसे इंजेक्शंस हो गए, इंजेक्शन की जो लिक्विड्स होती हैं वो स्टोर किया जाता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, राइट. इट कैन बी आइदर अ हाई टेम्परेचर, इट कैन बी लो टेम्परेचर. तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये जो ओवन्स होते हैं जहाँ पे मेडिसिन रखे रहते हैं या उनको एक्सपायर नहीं हो जाए इसलिए स्टोर किया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली वो महीनों तक उसी टेम्परेचर पे रहते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटिंग ही की जाती है, बिकॉज फ्यूल एंड ऑल विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन जो कि मेडिसिन और इस तरीके फार्मेसी के फैक्ट्रीज में नहीं अलाउड होता है. तो ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी होता है. The element material should be oxidized when it is subjected to high temperatures. Otherwise, the formation of oxidized layer will shorten its life. So, proper maintenance is done to decrease the oxidation process in case of heating material. Next is high mechanical strength. The material should have high mechanical strength and should withstand the mechanical vibration due to the rise in temperature. Non-corrosive, the element should not corrode when exposed to atmosphere or any other chemical fumes. Economical, the cost of the material should not be very high. So these were the properties. Actually तुमको एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट जानना है कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द हीटिंग मटेरियल. So these are few properties of some heating material which are mentioned here. So type of alloy, निकल एंड क्रोमियम का जो अलॉय है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर एज अ हीटिंग एलिमेंट इन वेरियस कॉमर्शियल हीटिंग. सो this is composed of 80% of nickel, 20% of chromium, और निकल आयरन क्रोमियम का अलॉय, और निकल कॉपर या आयरन क्रोमियम और एल्यूमिनियम का एलिमेंट. इन तीनों चारों तरीके के अलॉयज जो हैं वो यूज़ होते हैं. एंड द कंपोजिशन इज गिवन हियर. द
commercial name of these type of alloys are nichrome, यूरेका और कॉन्स्टेंटिन और कैंथल. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज मेंशन्ड इन दिस टेबल कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं. सो दिस इज इन डिग्री सेंटीग्रेड. रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एट रूम टेम्परेचर. 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं लिखा रहे तो समझ लो कि रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं. सो रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री इज गिवन एज निकल क्रोमियम का 1.03, 1.06, 0.49 एंड 1.4. सो व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहे. ठीक है, तो इस आउट ऑफ दीज यू हैव टू सेलेक्ट. तो रेजिस्टिविटी सबसे कम कॉन्स्टेंटिन की है. सो इफ कॉन्स्टेंटिन वायर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर तो जो लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटिन वायर है उसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज द रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर ऑफ कॉन्स्टेंटिन इज लेस देन निक्रोम. ठीक है, तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना होगा विच type of heating element has to be used at which place and for which applications, right? So next is causes of failure of heating element. Now तुमने देखा होगा कि in your room heaters heating element जो है वो बीच से ब्रेक हो जाता है. जो कॉइल लगी होती है वो बीच से ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हारा हीटर ख़राब हो जाता है. देन यू जॉइन द कॉइल या फिर वहाँ पर नया कॉइल लगाते हो. तो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो उनका फेलियर होता है. द हीटिंग एलिमेंट में फेल ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स. सेकेंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इंटरमिटेंसी ऑफ ऑपरेशंस. Third is embrittlement caused by gain growth, and fourth is contamination or corrosion. ठीक है, so you know about all these four methods. ये तुम लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि कंटामिनेशन की वजह से हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो रहा है या किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि अगर सपोज जैसे कॉइल की बात करें हम. ठीक है, तो सपोज हीटर का कॉइल जो है वो कहीं से ब्रेक हुआ, तुमने उसको वहाँ पे जोड़ करके फिर से लगा दिया, फिर से वो चलने लगा. बार बार वो उसी सेम जगह से फिर से ब्रेक होगा. क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि वो पॉइंट जो होता है वो हॉटस्पॉट बन जाता है. या अगर किसी कॉइल की टर्निंग की गई है और टर्न में कहीं पर कोई नॉच है, मतलब कोई नुकीला ऐसा पॉइंट बन गया है, तो क्या होता है कि वो जो नुकीला पॉइंट है वहाँ पर हीटिंग जो होता है वो उसका जो एमिशन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब रेगुलर एमिशन नहीं होता है, करंट का फ्लो रेगुलर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट जो है वो हॉटस्पॉट बन जाता है और वहाँ पर ब्रेकेज या फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट पॉसिबल होता है. सेकेंड, हमने अभी बात किया था ऑक्सीडेशन का कि जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो इन कॉन्टैक्ट टू द अदर सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और एक कोटिंग होता है जो कि हीटिंग एलिमेंट पे हीटिंग एलिमेंट के ऊपर हो जाता है, कोटिंग ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है. And the time required to dissipate the heat also increases. So basically embrittlement is nothing but the breakage of the coil. In general, most of the alloys containing iron tend to form large brittle grains at high temperature. When cold, the elements are very brittle and liable to rupture easily on the slightest handling and jerks. So this rupture is called embrittlement of causing due to the grain growth. Now this is the important topic in your syllabus. See, if you see the syllabus, introduction, classification of the methods of electrical heating, which we have seen. रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग मटेरियल, अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए ऑफ अ गुड हीटिंग मटेरियल. एंड थर्ड इज डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था. रिक्वायरमेंट,
high specific resistance, high melting point, low temperature coefficient, free from oxidation, high mechanical strength, non-corrosive and economical. So these are the requirement. फेलियर किस किस वजह से हो रहा है वो भी हमने देख लिया कि एम्ब्रिटलमेंट की वजह से या ऑक्सीडेशन की वजह से, हॉटस्पॉट क्रिएशन की वजह से, contamination or corrosion की वजह से. These are the reasons why the failure happens in the heating element. Now coming to the design of the heating element. ठीक है, तो दो तरीके का डिज़ाइन किया जाता है जनरली इन केस ऑफ हीटिंग एलिमेंट. एक होता है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर हीटिंग टाइप हीटिंग एलिमेंट, और दूसरा होता है रेक्टेंगुलर और रिबन टाइप हीटिंग एलिमेंट. ठीक है, दो टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं इन कमर्शियल पर्पसेस. तो इन डिज़ाइन में एक्चुअली लेंथ और डायमीटर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट हैज़ टू बी डिज़ाइन. मतलब कि सपोज कि तुम इंजीनियर हो इन अ फैक्ट्री एंड द कस्टमर कम्स टू यू कि हमें एक इतना मेगावाट का हीटिंग एलिमेंट चाहिए जो कि इतने टेम्परेचर तक इतने घंटे ऑपरेट करे. ठीक है, वो तुमको अपना रिक्वायरमेंट देगा कि सपोज कि इन केस सपोज एज वी आर वर्किंग इन रिसर्च लैब्स, तो यहाँ पर लैब में हमारे पास मतलब 200 मेगावाट 400 मेगावाट के हमारे पास हीटिंग ओवन्स हैं जिनका टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, and this oven can operate at 150 degree centigrade for 60 days 70 days 80 days. मतलब इनका एक ब्रोशर होता है जिसमें ये मेंशन करते हैं. तो नाउ यू आर द इंजीनियर ऑफ द कंपनी एंड यू हैव टू डिसाइड कि किस तरीके का हीटिंग एलिमेंट यानी किस डिज़ाइन का हीटिंग एलिमेंट तुम उस ओवन में इंस्टॉल करोगे. ठीक है, ओवन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ नीचे बेस में एक कॉइल होती है जिस कॉइल में करंट पास करते हैं और वो उसमें एक कंट्रोलर लगा रहता है जो कि मॉनिटर करता है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और कितना डिक्रीज़ हुआ. उस हिसाब से अंदर का जो एक थर्मामीटर या थर्मोकपल लगा रहता है जो कि टेम्परेचर मेजर करके कंट्रोलर तक सेंस करता है, कंट्रोलर को देता है और कंट्रोलर कंट्रोल करता है. सपोज कि तुमने ऑन किया ओवन को, तुम्हारे रूम में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तुमने ओवन को सेट किया कि वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करे, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि ओवन में एक डिस्प्ले होता है जहाँ पे डिस्प्ले में ओवन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है. यानी 30 डिग्री से 150 डिग्री तक ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो हाउ इट इज़ हैपनिंग, ओवन का जो कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे करंट की वजह से कॉइल का जो कंडक्टिंग मटेरियल है दैट विल गेट हीट अप, दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल. और क्लोज्ड ओवन है तो पूरा ओवन का टेम्परेचर उसकी वजह से हीट होगा और थर्मोकपल इस टेम्परेचर को सेंस करके तुमको डिस्प्ले करेगा कि हाँ टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से 40 हो गया, 50 हो गया. सो यू कैन सी द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिज़ाइन कि इस जो हीटिंग एलिमेंट तुमने कॉइल जो लगाया है उस ओवन में उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, किस टाइप का किस रेजिस्टिविटी का वो एलिमेंट होना चाहिए. दैट इज़ योर बिजनेस कि तुम कितना इकोनॉमिकल उस ओवन को बनाते हो सो दैट योर कंज्यूमर बाइज द प्रोडक्ट. राइट, 1 second, गिव मी 1 minute. Okay, so I guess I'm audible. So the design of heating element is decided on this basis कि हमारा किस टाइप का रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर का. ठीक है, सो या दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर एलिमेंट होता है. By knowing the voltage and electrical energy input, the design of the heating element of an electric furnace is furnace is nothing but मतलब एक
chamber where the heating is taking place, so that is called a furnace, is required to determine the size and length of the heating element. The wire employed may be either circular or rectangular like a ribbon. The ribbon type heating element permits the use of higher wattage per unit area compared to the circular type element. यानी कि ribbon type actually is an enhanced version of circular type, जहाँ पर it allows for a higher wattage of air per unit area as compared to circular type. ठीक है, मतलब उसी एरिया में अगर if we compare the circular one and the ribbon one, तो higher wattage यानी higher temperature तक for the same area जो है वो ribbon type जाता है, तो इसीलिए it is a higher version of a circular type of heating element. Now let us see कि किसी एक अगर कोई तुमको सप्लाई वोल्टेज के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन दे देता है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द heating element. So in a circular, this is the design for circular type of heating element. Initially when the heating element is connected to the supply, the temperature goes on increasing and finally reaches the high temperature. जैसे मैंने बताया कि suppose you are turning on the oven, तो क्या होगा, इनिशियली 30 डिग्री यानी जो रूम टेम्परेचर है तुम्हारा, वहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करेगा. इंक्रीज होकर के जहाँ तक तुमने सेट किया होगा, सपोज 100 डिग्री 120 डिग्री, वहाँ तक जाएगा एंड फाइनली रीचेस टू द हाईएस्ट टेम्परेचर. Let V be the supply voltage of the system and R be the resistance of the element. Then electric power input. Because you are drawing the current, तुमको हीट करना है अपने ओवन को, तो तुम करंट ड्रॉ करोगे सप्लाई से. तो करंट इज ड्रॉन एंड द सप्लाई वोल्टेज इज गिवन. सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज R, कैपिटल R. So the power input will be equal to P is equal to V square divided by R watt. If rho is the resistivity of the element and L is the length, A is the area, D is the diameter of the element, then R is equal to rho L by A. एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4. नाउ द पावर इनपुट विल बी इक्वल टू, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आर एट इक्वेशन 1. So this will be equal to P is equal to V square divided by rho L divided by pi d square by R. pi d square by 4 ऊपर चला जाएगा. So this is the power input you will get. ठीक है. Now by rearranging this, इसको L को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, L और D को. तो by rearranging this, L by D square will be equal to V square pi divided by 4P into rho. So by rearranging the above equation, you get L by D square is equal to pi V square divided by 4P rho, where P is the electrical power input per phase in watt, V is the operating voltage per phase and R is the resistance of the element. ठीक है. So this is you are getting एक रेशियो तुमको मिल रहा है L by D square का, मतलब लेंथ बाई द डायमीटर. तुमको बाकी तुमको पता होगा कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, उससे तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी. तुमको पावर इनपुट मेगावाट में या किलोवाट में या वाट में दिया रहेगा, तो पावर तुमको पता है, वोल्टेज तुमको पता है. यू नीड टू कैलकुलेट द लेंथ एंड द डायमीटर की कितने लेंथ और कितने डायमीटर का हीटिंग एलिमेंट लगेगा. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, बिकॉज ये जो भी हीटिंग एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज गिविंग हीट डेसिपेशन विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. यहाँ पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो इसलिए रेडिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है. H इज इक्वल टू दिस, वेयर T1 is the absolute temperature, T2 is the temperature of the charge in Kelvin, E is the emissivity and K is the radiant efficiency. If the surface area of the circular heating element is equal to pi into D into L, the total heat dissipated will be equal to surface area into H, right? Surface area into H. Now surface area is pi into D into L.
ठीक है, सर्कुलर हीटिंग एलिमेंट है। सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर तुमको टोटल हीट डेसिपेटेड ओवर दिस सरफेस एरिया आ जाएगा, एंड पावर इनपुट इज इक्वल टू हीट डेसिपेटेड, राइट। जितना पावर हम यूज कर रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डेसिपेट होगा। ओके, सो P इज इक्वल टू H इंटू पाई इंटू डी इंटू एल। सो नाउ पावर इनपुट का हमको दो इक्वेशन मिल गया, एक हमको वोल्टेज के फॉर्म में मिला था, राइट, और एक हमको हीट डेसिपेशन के फॉर्म में मिल गया। देयर आर टू इक्वेशन ऑफ पावर। सो नाउ इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन, पावर इनपुट यहाँ पे हमको एक वोल्टेज के फॉर्म में मिला था। सो नाउ इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन यू विल गेट d by L square is equal to 4 rho H divided by V square. So you have two equations and two variable। देखो यहाँ पे d by L square का एक इक्वेशन यहाँ पर हो गया, L by D square का एक इक्वेशन यहाँ पर हो गया। So you have two variables and two equation, you can substitute the value of one into another and you can get the result of L into D. So by solving the equation 4.3 and 4.5, actually 4.5 होना चाहिए, the length and diameter of the wire can be determined। क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, you can solve it and find the length and the diameter of the circular heating element। Fine। Now similarly in case of ribbon type of heating element, let W be the width। यहाँ पर देखो, वहाँ पर हम लोग सर्कुलर था इसलिए डायमीटर के टर्म्स में बात कर रहे थे, बट यहाँ क्योंकि रिबन टाइप का है तो हम उसके विड्थ के बारे में भी बात करेंगे और थिकनेस के बारे में बात करेंगे, राइट। क्योंकि सर्कुलर नहीं है तो हम डायमीटर कंसीडर नहीं कर रहे, एरिया में हम क्या लेंगे, विड्थ लेंगे और थिकनेस लेंगे। सो लेट W be the width and T be the thickness of the ribbon type heating element। So electrical power input P is equal to V square by R। Now R is equal to rho L by A, which is equal to rho L divided by W into T। So A is nothing but the rectangular element or ribbon का area, so W into T, width into thickness दे दिया गया है, ठीक है। एंड L इज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। सो R की जगह हम यहाँ पे रो L डिवाइडेड बाई W इंटू टी सब्सटीट्यूट किए, सो यू गेट L डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करेंगे तो L यहाँ ऊपर जाएगा, W नीचे जाएगा, L डिवाइडेड बाई W विल बी इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई W इंटू P, सॉरी P इंटू रो, ठीक है। तो नाउ अगेन सिमिलरली जैसे ऊपर हमने सरफेस एरिया निकाला था पाई डी इंटू एल, वैसे यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर रिबन है तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू। तो नाउ अगेन हीट डेसिपेटेड H विल बी इक्वल टू H इंटू सरफेस एरिया, so it will be equal to H into 2 into L into W। Power will be equal to heat, total heat dissipated, so P is equal to this। Again you can equate these two equation, ये जो पावर का दो इक्वेशन है दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा L into W के फॉर्म में, which is P divided by 2H। Again by solving 4.7 and 4.8 you have L and W two वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट है इन सब पे। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। लेट अस जस्ट सी वन क्वेश्चन हियर, एक क्वेश्चन देख लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फॉर दिस पर्पस। सो अ 4.5 किलोवाट 200 volt and one single phase resistance oven is to have nichrome wire मतलब resistivity पता है, heating element। if the wire temperature is to be 1000 degree centigrade and that of charge 5
of 5 degree centigrade, estimate the चार्ज नहीं होना चाहिए दैट टू चेंज टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. एनीवेज, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर. द रेजिस्टिविटी ऑफ द निक्रोम अलॉय इज 42.5 माइक्रोमीटर. अज्यूम द रेडिएटिंग एफिशिएंसी, यानी कि हीट एफिशिएंसी H की वैल्यू क्या लेनी है वो यहाँ से तुमको पता चल गया. रेडिएटिंग एफिशिएंसी लिखा है तो तुम H की वैल्यू हीट रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का लोगे. ठीक है. सो एंड द एमिसिविटी ऑफ द एलिमेंट एज 1.0 एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी. पावर इनपुट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 1000 + 273, 500 + 273 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. तो सबसे पहले हीट डेसिपेशन निकालेंगे. So heat dissipation H is equal to 5.72 into 10 to the power 4. K और E की वैल्यू दी हुई है, रेडिएटिंग एफिशिएंसी और एमिसिविटी की वैल्यू दी हुई है 0. दिस इज अगेन रॉन्ग, ये 1 यूज़ करना है यहाँ पे. 0.9. उसके बाद T1 T2 की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, हीट निकाल लिया. ठीक है. नाउ P इज इक्वल टू V²/R. R की वैल्यू, L और A की वैल्यू जो है वो हमको नहीं पता है, वो हमको निकालना है. ठीक है. इसमें हमने A की वैल्यू πd²/4 कर दिया और D और L के टर्म्स में ये इक्वेशन डिराइव कर लिया. अब इस इक्वेशन में तुमको पावर की वैल्यू पता है, राइट. ये इक्वेशन में हमको पावर की वैल्यू पता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता है, ओके. सो देयर वाज सम नेटवर्क एरर. तो यहाँ पर हमको P की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, V की वैल्यू भी पता है और पाई की वैल्यू भी पता है. सब कुछ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. d²/L की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा. अगेन बाय सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन P इज इक्वल टू टोटल हीट डेसिपेशन इनटू द सरफेस एरिया. ठीक है. सो अगेन यू विल कैलकुलेट दिस. यहाँ पर D और L की वैल्यू हमको अननोन है, H की वैल्यू हम निकाल लिए, पाई की वैल्यू पता है. तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट DL इज इक्वल टू P/H पाई. तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिलेगा. तो यहाँ से हमको L और D² के बारे में एक इक्वेशन मिला था और यहाँ से हमको L के फॉर्म में, DL के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला है. दोनों को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D एंड L. ठीक है. सो this is how you can calculate the value of this. Suppose ये DL की वैल्यू, यहाँ D नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली, this should be this divided by D. L की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये D³ हो जाएगा and you will get the value of D and L both. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे अभी सर्कुलर का देखा, उसी तरीके से अगर रिबन टाइप का निकालना होगा तो वहां पर बस एरिया चेंज हो जाएगा. एरिया विल बी इक्वल टू विड्थ इनटू थिकनेस और यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू πd²/4. तो यही डिफरेंस है, बाकी और कुछ इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्शन टाइप ऑफ इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक टाइप ऑफ हीटिंग. Temperature control of resistance furnace and electrical arc. So the next topic is temperature control of resistance heating. So because this module is not very lengthy and not very difficult to understand, so I am continuing it. कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि you will not be able to understand. So the temperature control of resistance heating is done by various methods. जो ये रेजिस्टेंस हीटिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कॉइल में करंट पास करा रहे हैं और बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड इस टेम्परेचर को हम लोग कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बाय
controlling the resistance, by controlling the voltage, by controlling the on off time of the supply. इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. So there are three methods to control the temperature of a resistance heating at certain selected points in a furnace or oven as per certain limits. Such control may be required in order to hold the temperature constant or to vary it in accordance with the predetermined cycle. It can be carried out by hand or automatically. ऑटोमेटिकली करने के लिए कुछ पीआईडी कंट्रोलर का यूज किया जाता है. In resistance furnaces, the heat developed depend upon I square R into T or V square divided by R into T. Therefore, the temperature of the furnace can be controlled either by resistance of the changing the resistance of the element, changing the applied voltage of the element or current passing through the element, or changing the ratio of the on and off time of the supply. Now voltage across the furnace can be controlled by changing the transformer tappings या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करके हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं. In addition to the above, voltage can be controlled by using a series resistance so that some voltage drop across the series resistor, but this method is not economical as the power is continuously wasted in controlling the resistance. राइट. तो वोल्टेज हम कंट्रोल कैसे करते हैं? या तो हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा के कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग चेंज करके कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप करा करके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इकोनॉमिकल. Hence this method is limited to small furnaces, changing the voltage using a series resistance. An on-off switch can be employed to control the temperature. The time for which the oven is connected to the supply at the time for which it is disconnected from the supply will determine the temperature. किसी भी ओवन में अगर ओपन हॉट एयर ओवन है तो उसमें देखना तुम एक फ़ैन कनेक्टेड होता है और कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है उसमें. वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ होता रहता है, उसका जो स्विच है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उसको ऑन करेगा, हीटिंग एलिमेंट हीट होगा, फिर उसको कूल करेगा, फिर ऑन करेगा. सो बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ दिस ऑन ऑफ टाइम यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट. ठीक है. So the temperature can be controlled by providing various combination of group resistances used in the furnace as given below. Variable number of first is variable number of elements. If R be the resistance of one element and N be the number of elements connected in parallel, so that equivalent resistance is equal to R by N. Heat developed in the furnace is equal to V square divided by R होता है, तो V square divided by R by N हो जाएगा. So is equal to V square divided by R into N for N number of resistance which is connected in parallel to heat the element. That is, if the number of elements connected in parallel increases, the heat developed in the furnace will also increase, right? क्योंकि ये directly proportional to N है, तो it is now heat dissipated is now proportional to the number of resistance which is connected in parallel. तो जितना भी तुमको increase करना होगा, decrease करना होगा, you can control by the resistance that is connected in parallel in the heating element, right? This method does not provide uniform heating unless elements not in use are well distributed. So second type of control, which is temperature control, is series, parallel or star delta arrangement of elements. If the available supply is single phase, the heating element can be connected in series for the low temperatures and connected in parallel for high temperature by means of series parallel switch. So basically this is nothing but a star delta switch. तो
ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द हाई वोल्टेज एंड द लो वोल्टेज। सो ये एक ऑन ऑफ स्विच होगा जो कि एक बार हाई वोल्टेज के लिए पैरेलल कनेक्शन करेगा और लो वोल्टेज के लिए सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेगा, सो दैट द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड ऑफ द फर्नेस। In case if the available supply is three phase, the heating element can be connected in star for low voltage and in delta for high voltage. So this is how you can control the temperature of the heating element. The last topic of this module is induction heating and dielectric heating of heating element, electrical heating. So the induction heating process makes use of the currents induced by electromagnetic action. तो इंडक्शन से तुमको पता ही है कि इंडक्शन मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो हीटिंग होगा उसको ही हम बोलते हैं इंडक्शन हीटिंग। The induction heating process makes use of currents induced by electromagnetic action in the material to be heated. To develop sufficient amount of heat, the resistance of the material must be low. So power drawn will be equal to V square divided by R. तो R जितना कम होगा उतना अच्छा, उतना sufficient efficient heating होगा in case of induction process, which is possible only with the metals and the voltage must be higher. ठीक है, which can be obtained by employing higher flux and higher frequency. Therefore the magnetic materials can be heated than non-magnetic materials due to their high permeability. In order to analyze the factors affecting induction heating, let us consider a circular disc to be heated carrying a current of I ampere at the frequency of f hertz as shown in figure 4.9. So this is जो हम लोग घर में इंडक्शन यूज़ करते हैं, this is the basic principle of induction heating. So suppose a circular coil है, ये circular coil है जिसमें करंट जो है वो IP फ्लो हो रहा है at a frequency of f hertz. Heat developed by the disc is depending upon the following factors. First is primary coil current, second is the number of turns of the coil, and third is the supply frequency. The magnetic coupling between the coil and the disc, the high electrical resistivity of the disc. So these are few factors, 5 factors on which the heating of this disc element depends upon. ठीक है, कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसी है जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका, और मैग्नेटिक कपलिंग कैसा है। तो बेसिकली मेटालिक डिस्क है ये, और ये जो कॉइल्स हैं इनके बीच में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सो इफ़ द चार्ज to be heated is non-magnetic, then the heat developed is due to eddy current loss, whereas if the magnetic material, then there is a hysteresis loss in addition to eddy current loss. Both the losses are dependent upon the frequency, but at high frequency hysteresis loss is very small as connected to eddy current loss. So this function या this principle is not applicable for very high frequency, इसीलिए हम जो हमारा जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हम इंडक्शन मटेरियल या इंडक्शन हीटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज एट हायर फ्रीक्वेंसी द एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉसेस विल बी लेस। और बेसिकली एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो हीटिंग हो रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉस। और इंडक्शन हीटिंग में 2 तरीके का जो लॉस होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट जो लॉस होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल. So this eddy current loss and this hysteresis loss is directly proportional to the frequency. That is why it depends कि किस frequency पे हम current को draw कर रहे हैं, और उसी हिसाब से loss होगा, उसी हिसाब से heat generate होगा या temperature will be risen. The depth of penetration of induced current into the disc is given by D is equal to 1 by 2 pi
अंडर रूट ऑफ रो इंटू 10⁻⁹ म्यू एफ। इन इसका तुम लोगों को एक्चुअली कोई डेरिवेशन नहीं याद रखना है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट डी म्यू, that is d is proportional to mu into 1 by under root of f, where rho is the specific resistance and f is the frequency, mu is the permeability of the charge. The basically two types of induction furnace होता है, and there are core type and coreless type, ठीक है। तो these are very detail टॉपिक जो कि उतना डिटेल में तुम लोग को पढ़ना नहीं है। टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेसेस आर I don't think it is there in your syllabus. So the next topic is dielectric heating. What is dielectric heating? Now the heating due to polarization of the material, polarization and depolarization of the material is known as dielectric heating. When a non-metallic material, that is insulator, such as wood, plastic, paper, glass, is subjected to high voltage, alternating electrical field, the atoms get stressed, and due to interatomic friction caused by the repeated deformation and the rotation of atomic structure, polarization is occurred, and this produces the heat. बेसिकली नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस में या ग्लासेस हो गया, वुड्स हो गया, या पेपर हो गया, जो भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स पढ़ते हैं ना, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं या पेपर का डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली हम उस इंसुलेटर को हम एक्चुअली हाई वोल्टेज देते हैं, और उस हाई वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ये जो एटम्स होते हैं, ये इन दोनों के, इन एटम्स के बीच में डिफॉर्मेशन होता है और एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लॉस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है इंसुलेशन में। सो दिस टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉस। This dielectric loss in insulator correspond to hysteresis loss in ferromagnetic material. This loss is due to the reversal of magnetism or magneto-molecular friction. These losses developed in the material has to be that has to be heated. So basically, because of the polarization, suppose this is a neutral atom and this is a polarized atom, जहाँ पर नेगेटिव सारे एटम्स देखो बाहर है, पॉजिटिव सारे एटम्स अंदर हैं. सो दिस क्रिएट्स अ डाइपोल मोमेंट बिटवीन द मटेरियल, बिटवीन द नॉन मेटालिक मटेरियल, विच विल प्रोड्यूस द लॉस इन द सिस्टम. ठीक है. So basically the advantage of dielectric heating is the heating of the non-conducting material is very rapid, whereas the non-uniform heating of material is possible and heat is produced in the whole mass of the material. The application of the heating, dielectric heating, is in drying of paper, in the insulation purpose. जहाँ भी insulation, electrical insulation है, वहाँ जो heating होती है, that is dielectric heating, and due to the polarization of the atoms of the dielectric material, ये heating होती है. So dipole moment is equal to P is equal to Q into D, where D is the distance between the two centers, मतलब positive और negative के बीच में जो distance होगा atom के बीच में, that is D, and Q is the charge on the nucleus. So you do not need to study in very detail, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, just induction and dielectric heating के बारे में तुमको जानना था. So with this you complete your module 3 of electric heating. We have discussed all the topics in this. In the next class we will start with illumination, because that has the major part in your syllabus. तो illumination cover कर लेंगे, so you will be like, तुम लोग का syllabus जो है वो more than half will be covered. So I guess